Yes, Bete, good morning. So yesterday we started with the grammar topic, that is the pronoun, kinds of pronouns, and today again we will continue with the same topic, right? तो बेटा कल हमने जो kinds की थी, those were personal pronoun, right? Reflexive pronoun, and then it was emphasizing pronoun and possessive. And I showed you this table also. Do you remember? ये आपको टेबल भी मैंने दिखाया था जिसमें ये सारे प्रोनाउंस की यूसेज बताई हुई है, हाउ डू वी यूज दिस प्रोनाउंस, राइट? तो बेटे आज हम we are continuing with the next kind of pronoun, that is interrogative pronoun. As the name itself says, interrogative pronouns जो होते हैं वो questions पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, ओके? और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में जो वर्ड्स आते हैं दोज आर व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose, ये वर्ड्स हम, और ये WH वर्ड्स ये जितने भी हैं, दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. अब इसमें अगेन जैसे कल मैंने पोजेसिव प्रोनाउन में आपको बताया था कि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन नहीं आता, ठीक है? अगर जो वर्ड हमको पोजेशन शो कर रहा है, अगर उस वर्ड के बाद एक नाउन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? दैट बिकम्स पोजेसिव एडजेक्टिव, ओके? अब अगेन यही चीज हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी ध्यान देना है. अब ये देखो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, दैट इज व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज. अब WH वर्ड है ये, ठीक है? इसके इमीडिएटली बाद नाउन नहीं होना चाहिए, यही ध्यान रखना है, क्योंकि यही काइंड्स हमारी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं. इफ यू रिमेम्बर, याद है ना हमने एडजेक्टिव्स किए थे लास्ट ईयर, तो उसमें भी ये काइंड थे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी थे. और दिस इज द डिफरेंस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी WH वर्ड के बाद एक नाउन आएगा, बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड के बाद एक नाउन नहीं आएगा, यही डिफरेंस है, ओके? सो इट इज व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज. नेक्स्ट इज whose is this bag. अब whose, WHOSE, इसका, whose is this bag. अब अगर इस सेंटेंस को whose bag is this कहा जाए, ठीक है, मतलब वही रहेगा, बट उसमें क्या हो जाएगा कि whose bag, अब WH वर्ड के बाद क्या आ जाएगा? एक नाउन, तो वो whose बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. तो यहाँ पे whose के बाद में कोई नाउन नहीं है. ये चीज आपने समझनी है कि जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जो WH वर्ड्स होते हैं, उनके इमीडिएटली बाद में नाउन नहीं होता. नेक्स्ट, which is your dress. अगेन which is used to ask question, WH वर्ड है, उसके इमीडिएटली बाद में नाउन नहीं है, ओके? उसके बाद में क्या है? ये वर्ब आ रहा है, is आ रहा है सब में. नेक्स्ट, थर्ड, whom have they appointed the captain. whom मतलब किसको, तो ये भी WH वर्ड है. दिस इज ऑल्सो यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन कि उन्होंने किसको अपॉइंट किया है कैप्टन. अब अगेन ये देखो, ये whom के बाद कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे फिर से वर्ब आ रहा है. सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड्स आते हैं विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, और यही ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में WH वर्ड के बाद एक नाउन आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये ध्यान देना है कि WH वर्ड के इमीडिएटली बाद कोई भी नाउन नहीं होना चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ यू फाइंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट काइंड इज, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जब हम किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो ये प्रोनाउंस, इसमें वर्ड्स आते हैं दिस, दैट, दीज, दोस. वैसे 4 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, दिस, दैट, दीज, दोस. अगेन इफ यू रिमेम्बर, ये काइंड हमें एडजेक्टिव में भी की हुई है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी किए हुए हैं. तो ये ध्यान देना है बेटा आपने, अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन. इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो भी है प्रोनाउंस, इनके इमीडिएटली बाद नाउन नहीं आएगा. अगर नाउन आ गया तो फिर वो एडजेक्टिव्स हो जाएंगे. अब यहाँ देखो, दिस वर्ड मैंने कहा है, दिस हम यूज करते हैं जो चीज हमारे पास होती है, ये आपने आई थिंक UKG में भी किया था, है ना? तो इट इज दिस इज माई पेन. अब दिस के इमीडिएटली बाद में कोई नाउन है? नो. तो ये
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज दैट इज योर हाउस। अब दैट के बाद फिर से इज है, तो ये दैट क्या है, इट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट हम यूज करते हैं जो चीजें डिस्टेंस पे होती हैं। देन दीज आर आवर ड्रेसेस। अब ये हमारी ड्रेसेस हैं। अगेन ये डेमोस्ट्रेटिव दीज के बाद भी नाउन अगर आ जाएगा, दीज ड्रेसेस आर आर्स अगर आ जाएगा, तो फिर वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। बस आपने यही ध्यान देना है कि ये वर्ड्स दिस दैट दीज दोज, इनके इमीडिएटली बाद नाउन नहीं होना चाहिए। अगर नाउन होगा तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, अदरवाइज इट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे दोज आर योर शूज, अब डिस्टेंस पे पड़े हैं शूज, सो दोज आर योर शूज, सो दिस इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ द डिफरेंस, अब ये तीनों काइंड्स बार बार मैं बोल रही हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो डिफरेंस इनमें यही, आपको कैसे किसी सेंटेंस में पता चलेगा, अगर ये जो वर्ड्स इसमें डेमोस्ट्रेटिव में, इंट्रोगेटिव में और पोजेसिव में हम लेते हैं, इनके इमीडिएटली बाद अगर बिल्कुल साथ इनके अगर कोई नाउन आ जाएगा तो वो फिर एडजेक्टिव्स होंगे। नाउन अगर नहीं है, वर्ब है, तो फिर वो प्रोनाउन होंगे। तो ये अब इसके साथ हमने ये सारी काइंड्स कर ली। अब बेटा जो नेक्स्ट काइंड है ना, दैट इज समथिंग जो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, दैट इज न्यू फॉर यू। आपने फोर्थ में की हुई है बट नॉट इन सो मच डिटेल, ओके, एंड दैट काइंड इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें relative pronoun relates a noun to a group of words that follow. अब इस चीज को ध्यान से समझना। अब relative pronoun में बेटा अगर आप इसमें देखो, relative pronoun होता क्या है, relate करता है, ठीक है। relate करता है मतलब कि सेंटेंस के जहां पे relative pronoun लगा उससे पहले जो वर्ड है उसको सेंटेंस के बाकी के पार्ट के साथ वो relate करता है, ओके। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इट इज कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस मैंने दिया है, वेयर इज द मैन हु गेव यू दिस न्यूज, ओके। अब यहाँ पे ये देखो हु है यहाँ पे। सेकेंड सेंटेंस में शी इज द टीचर whom everybody respects, ये whom है, एंड दिस इज द बुक विच यू हैव बीन लुकिंग फॉर। अब इफ यू रिमेंबर, ये तीनों वर्ड्स हमने कहाँ पे यूज किए थे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। ये गलती अब नहीं कर देनी कि वर्ड सेम है, आप बोल दो कि ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, बट अगर आप याद करो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो WH वर्ड्स हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे ये जो WH वर्ड्स हैं इनको यूज किया जा रहा है दो पार्ट्स को रिलेट करने के, सेंटेंस के दो पार्ट्स को रिलेट करने के लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखो, इट इज वेयर इज द मैन who gave you this news। अब यहाँ पे who का मतलब क्या आ रहा है कि वो आदमी कहाँ है जिसने तुम्हें ये न्यूज दी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ कोई क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं WH वर्ड हम यूज कर रहे हैं, who को हमने। अगर ये सिर्फ इतना होता who gave you this news, तब वो होता इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बट अब क्या है, where is the man who gave you this news, कि वो आदमी कहाँ है जिसने तुम्हें ये न्यूज दी। तो यहाँ पे बेटे ये जो who है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसको रिलेट कर रहा है, वर्ड मैन को। वेयर इज द मैन, वो आदमी कहाँ है, कौन सा आदमी, हु गेव यू दिस न्यूज। तो ये WHO जो वर्ड है, ये हु जो है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये मैन को रिलेट कर रहा है सेंटेंस के बाकी के पार्ट के साथ। नेक्स्ट देखो, शी इज द टीचर whom everybody respects, ये वही टीचर है, कौन सी टीचर, जिसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है, ओके। अब यहाँ पे ये देखो टीचर को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो whom जिसको, तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो टीचर को सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ रिलेट कर रहा है। देन दिस इज द बुक, ये ही वो किताब है, कौन सी किताब है, विच यू हैव बीन लुकिंग फॉर, जिसको तुम ढूंढ रहे थे, ओके। तो यही वो किताब है। अब वो किताब के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, तो इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो एक नाउन को सेंटेंस के बाकी के पार्ट के साथ जो रिलेट करता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये WH वर्ड जो है हु, whom, which, वो एक नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें फर्स्ट वाले में मैन को, सेकंड वाले में टीचर को, थर्ड वाले में बुक को। ओके, तो इनको जिस नाउन को वो एक्सप्लेन करते हैं ना, उनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होती है, एंड दैट टर्म इज एंटीसीडेंट। इसको याद कर लो बेटा, एंटीसीडेंट। यस, एक बार जरूर बोल के देखो सभी। इट इज गुरलीन कौर, गुरलीन कौर, प्लीज पे अटेंशन। सो एंटीसीडेंट, ओके, ये वर्ड क्या है, एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को, जो उससे इमीडिएटली पहले आ रहा है, जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, द मैन हु गेव दिस न्यूज, पहले वाले में हमने लिया था ना ये, तो द मैन। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, इट इज, बेटा जी म्यूट योरसेल्फ, यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, इट इज मैन। नेक्स्ट, द टीचर whom everybody respects। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है whom, उससे इमीडिएटली पहले कौन सा वर्ड आया, टीचर। तो टीचर क्या है, एंटीसीडेंट, क्योंकि ये टीचर को एक्सप्लेन कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन whom everybody respect, जिसको सारे रिस्पेक्ट करते। ओके, देन द बुक which you have been looking for। बेटा जी म्यूट योरसेल्फ, whosoever it is। हाँ जी, सो इट इज द बुक विच यू हैव बीन लुकिंग फॉर। अब यहाँ पे विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन, विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, बुक को। तो यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स जो रिलेटिव प्रोनाउन से इमीडिएटली पहले जो नाउन आ रहा है, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। So the noun to which a relative pronoun refers back, मतलब कि relative pronoun जिस noun के बारे में हमको बता रहा है, उसको हम antecedent कहते हैं। अब ये term सबको पता होनी चाहिए। I can ask anybody, anybody. Okay, so the term is antecedent. उसको एक बार बोल के देखो, it is antecedent, right? Okay बेटे, so next है कि अब जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इट इज हु, whom, whose, which and that. These are the relative pronouns. अब as a rule we use who with people। आपको पता है कि जो लोगों के लिए हम who वर्ड यूज करते हैं, हम नॉन लिविंग के लिए who वर्ड नहीं यूज करते। तो who रिलेटिव प्रोनाउन जो है that is used for people। He is the person who helped me। ओके, तो यहाँ पे पीपल लोगों के लिए, मतलब नॉन लिविंग के लिए हम who यूज नहीं करते। देन which with things, which जो है that is used for नॉन लिविंग। जैसे the book which you have been looking for, तो वहां पे book जो है that is नॉन लिविंग। तो चीजों के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, चीजों के लिए यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन which। Okay, next is Beta ji, everybody please mute yourself, don't create disturbance। Okay, then next is that can be used both with people and things। जो that है उसको लोगों के लिए भी यूज किया जाता है और उसको चीजों के लिए भी, मतलब वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जा सकता है that। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, here are the colors that you wanted, कि ये कलर्स हैं जो तुम चाहते थे। ओके, सो उसका एज ह्यूमन बीइंग्स के साथ जो हम उसको यूज करते हैं, उसका एग्जाम्पल है द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड आल्सो मेड मिस्टेक्स, कि जो सबसे सियाना आदमी था ना, उसने भी कभी ना कभी गलती की थी। वेट बेटे, लेट मी कंप्लीट, वेट। ओके, next is the boy who is playing the guitar is blind। अब यहाँ देखो हम who किसके लिए यूज कर रहे हैं, पर्सन के लिए, बॉय के लिए। then here is the man whose son met with an accident। whose का मतलब जिसका। ओके, ये वही आदमी है जिसका बेटा, जिसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ। then it is these are the boys whom the principal punished। whom का मतलब
जिनको, जिसको, ओके, whose का मतलब जिसका, whom मतलब जिनको, these are the boys whom the principal punished, कि ये वो लड़के हैं जिनको प्रिंसिपल ने पनिश किया। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमने आपको ये बताना है कि बेटा मैंने आपको ये समझा तो दिया रिलेटिव प्रोनाउन, अब ये जो गलतियां हम करते हैं मेन इज कि जब हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ना है रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, तब हम क्या गलती करते हैं, वो गलती आपने देखनी है जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि उसकी प्लेसमेंट सही नहीं जब हमारी होती तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब ये देखो यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने दिया है, आप द पुलिसमैन कॉट द थीफ, ही वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, ठीक है, ये दो सेंटेंसेस है, यू आर टू जॉइन देम यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आप क्या करते हो नॉर्मली, व्हाट डू यू थिंक कि जहां पे फुल स्टॉप है वहां पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा देना, इट इज डन। ओके, सो आप क्या करोगे, इट इज द पुलिसमैन कॉट द थीफ हु वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। नाउ इफ यू लुक एट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का मीनिंग, लक्षिता आप इस सेंटेंस का मीनिंग मुझे बता सकते हो बेटा? हाँ जी लक्षिता, क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ। लक्षिता क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ, इसका मीनिंग बताइए। हाँ जी, द पुलिसमैन कॉट द थीफ हु वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, बोलिए इसका मीनिंग क्या है, बोलिए। मैम इसका मतलब है जो, मैम इसका मतलब है यस, देखा आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब मैम मैंने पूछा बेटा। इसका हाँ जी मतलब है, बोलिए। मैम ओके, इसका मतलब है जो पुलिसमैन थे, मैम जो पुलिसमैन थे वो ना, जो पुलिसमैन थे उन्होंने थीफ को पकड़ा था जो सारों की तरफ से अप्रिशिएटेड थे। ओके ठीक है, नाउ म्यूट योरसेल्फ, नाउ म्यूट योरसेल्फ। ओके हाँ जी हर्षिका, हर्षिका विल टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। मैम इस सेंटेंस का मीनिंग है वो जिस पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ा था वो सबसे अप्रिशिएटेड हुआ। मैंने बेटा मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड वाला था, पुलिसमैन कॉट द थीफ हु वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। ओके, सब जो जिस पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ा वो थीफ सबसे अप्रिशिएटेड हुआ। यस, मतलब क्या हो गया इस सेंटेंस का, अगर हम इस वे में लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा जिसकी सबने तारीफ की। अब तारीफ चोर की होगी या तारीफ पुलिसमैन की होगी? पुलिसमैन की होनी चाहिए ना, देखा, पुलिसमैन की होनी, ये तो वो बात ही कुछ और होगी, वो चोर तो कहेगा मैं और चोरी करता हूँ। तो अब इट मीन्स हमारी ये जो प्लेसमेंट है रिलेटिव प्रोनाउन की, ये हमारी प्लेसमेंट सही नहीं है, ये हमने गलत जगह पे इसको यूज किया। इसको कहाँ पे हमने यूज करना था, अब यहाँ पे देखो ये जो थीफ है, एंटीसीडेंट थीफ हो गया ना, ये थीफ को एक्सप्लेन कर दिया इसने रिलेटिव प्रोनाउन में, जबकि उसने किसको एक्सप्लेन करना है, पुलिसमैन को। तो इट मीन्स हमने रिलेटिव प्रोनाउन को वहां पे यूज करना है जिस नाउन को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सही सेंस क्या है कि पुलिसमैन जिसने चोर को पकड़ा उसकी तारीफ हुई, मतलब तो ये बन रहा है ना, तारीफ चोर की थोड़ी हो रही थी, तारीफ किसकी हो रही थी, पुलिसमैन की। तो यहाँ पे हमने प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, वी आर टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस एंड अकॉर्डिंगली वी आर टू प्लेस द रिलेटिव प्रोनाउन। सो यहाँ पे क्या राइट जो आंसर है, दैट विल बी द पुलिसमैन हु कॉट द थीफ वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। ठीक है, अब ये सेंस बन रही है ना, वो पुलिसमैन जिसने चोर को पकड़ा उसकी सबने तारीफ की। ठीक है, तो इस वे में ये ध्यान देना, ये मत सोच लेना जहां पे फुल स्टॉप लगा है वहां पे हम बस फटाफट अपना रिलेटिव प्रोनाउन ऐड कर देंगे तो इट इज डन, नो, ये चीज ध्यान देनी है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, ये एक गलती होती है, नेक्स्ट जो गलती होती है ना नॉर्मली बच्चे करते हैं, अब देखो यूज ऑफ प्रोनाउन में, प्रोनाउन को यूज करने में गलती करते हैं, वो क्या गलती होती है, अब ये देखो यहाँ पे है, दिस इज द बुक सीमा बॉट इट फॉर मी। ओके, तो अब क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो हमको पता है बुक तो नॉन लिविंग है, तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा देना है विच। ठीक है, तो फटाफट हमने आंसर क्या दे देना है, दिस इज द बुक विच सीमा बॉट इट फॉर मी।
यही करना ना, बट ये गलत होगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये इट को हमने रिपीट नहीं करना। ये इट किसके लिए यूज किया गया यहाँ पे? बुक के लिए, बुक के लिए यूज किया गया। तो जब हम इसको बेटा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तब हम इट को साथ में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इट को इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो हमने विच लगा दिया। सो राइट आंसर विल बी दिस इज द बुक विच सीमा बॉट फॉर। फिर हम इट नहीं लगाए, ओके, क्योंकि ये इट किसके लिए यूज किया गया है? ये यूज किया गया है बुक के लिए, तो दैट विल नॉट मेक सेंस। सो द राइट आंसर शुड बी दिस इज द बुक विच सीमा बॉट फॉर मी। यही वो किताब है जो सीमा ने मेरे लिए खरीदी। अब इट को रिपीट नहीं कर, ओके। सो दिस इज हाउ you are to solve the sentences of relative pronouns also. So now if we just look behind, तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं, हमने कौन कौन सी काइंड्स कर ली हैं? वी हैव डन पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइजिंग, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये बेटा सारी काइंड्स हमने कर दी हैं। So again I'm telling you, I'll be sending you that table also. जो आपको टेबल एक मैंने बताया था, I'll be sending you this one. ये टेबल आपको बेटा आज मैं ग्रुप में शेयर करूंगी and you are supposed to make it in your notebook also. सब स्टूडेंट्स ने ये अपनी नोटबुक पे बनाना है, क्योंकि जब आप इसको बनाओगे ना तो आपको बेटा प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहेगी। ओके, सो नाउ, हाँ जी बेटे, सो अब आप मुझे ये बताइए, अब आपकी जो क्वेरीज है, यू आस्क मी फॉर दैट, बताइए।